नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के जैसे कि हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहे हैं, एक पार्ट में 20-20 प्रश्न करके हम आपको करा रहे हैं, जो कि आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने देखा था उसका पार्ट नंबर 1, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 2, जिसमें हम 20 प्रश्न जो है वो कुल देखेंगे। और ये प्रश्न आपके सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, बीईओ, रीट जितनी भी परीक्षाएं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था कि हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चार ऑप्शन है, मराठी, गुजराती, सिंधी या उड़िया। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही होने की संभावना हो सकती, एक तो आपका सिंधी और दूसरा आपका मराठी। परंतु जब दोनों ऑप्शन में चीजें दी हुई तो सर्वोत्तम ऑप्शन होता है वो आपको टिक करना होता है। तो आपका मराठी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, तो आपकी पाली भाषा हो जाती है, मराठी यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन में दे रखा है, कोंकणी हो जाती है भाषा, भोजपुरी हो जाती है आपकी, मगही हो जाती है, कश्मीरी हो जाती है, नेपाली हो जाती है, बोडो हो जाती है, संथाली हो जाती है और मैथिली आपको काफी जगह ऑप्शन में देखने को मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मैथिली भी जो है वो आ जाती है। आदि भाषाएं जो है इसमें देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मराठी भाषा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसका जिसका ऑप्शन 1 जिसने इसने टिक किया था पिछले वाले पार्ट में उसका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द आपको इसमें से छांटना है। चार यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, निशाचर, केले, ऋषि और पढ़ना। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो है शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आबा सादा करके चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बा वाला यहाँ पर अशुद्ध है, यानी कि केले नहीं आपका होता है, यही आपका जो है वो गलत है। बाकी निशाचर भी सही है, ऋषि भी सही है और पढ़ना भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। और बात करें ऑप्शन जो बा लिखा है केले, तो यहाँ पर जो केला होता है आपका सही है, उसका बहुवचन भी केला ही जो है वो होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, केला का बहुवचन भी केला ही होता है, केले आपका कट जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं या कर्मधारय समास कहते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता उसे जो है वो क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन बहुब्रीहि समास आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कि आपका एक वर्ड लिखा है पीतांबर, आपसे इसमें पूछा जाए कौन सा समास है तो आप क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास है। अब यहाँ पर पीत और अंबर इनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, ना तो प्रथम पद, ना तो उत्तम पद, या पर ना कह सकते हैं पहला पद, ना तो अंतिम पद। यहाँ पर एक तीसरा कोई पद प्रधान होता है, इसलिए जब बात की जाए जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तब आपका बहुब्रीहि समास जो है वो होता है पीतांबर का। अब जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीत है अंबर जिसका वह। इसी प्रकार जैसे कि जितेंद्रिय होता है तो जीते या इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात वह, तो वहां पर किसी अन्य की बात हो रही, कोई पद इसमें प्रधान जो है वो नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे कि चतुर्भुज होता है तो चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान। गजानन कहते हैं गज है आनंद वाला अर्थात गणेश भगवान। त्रिलोचन कहते हैं तीन आंखों वाला अर्थात शिव भगवान। दशानन कहते हैं 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। इसी प्रकार अलग अलग इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है, आपको बताना है। संस्कृत नहीं है, हिंदी नहीं है, बंगाली नहीं है या कन्नड़ नहीं है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन ए बी सी डी चार हैं, आपको बताना है भारतीय आर्य भाषा परिवार की जो भाषा है इनमें से कौन सी जो है वो नहीं है। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। बात करते हैं उत्तर की। कन्नड़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है कन्नड़, तो किस भाषा परिवार की है, ये आपकी द्रविड़ भाषा परिवार की जो है वो
भाषा है। किस भाषा परिवार की? द्रविड़ भाषा परिवार की जो है ये भाषा है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? आर्य भाषा जो परिवार है इसके बारे में। आर्य भाषा परिवार की यदि बात की जाए तो ये आपका एक परिवार कह सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार में आता है। यानी कि जो इसमें बोलने वाली जो भाषाएं आती हैं उनकी संख्या बहुत लोगों की है। और यदि उसको आंकड़ों में बात करें तो भारत की 2/3 से अधिक आबादी जो है वो हिंद आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यानी कह सकते हैं कोई ना कोई भाषा जो है अलग अलग जो लेवल है, स्तर है, उस पर जो है वो प्रयोग करती है। अब आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आती हैं? मुख्यतः आपकी जैसे कि संस्कृत इसमें आती है, फारसी आती है, ईरानी आती है, और नेपाली, बांग्ला, पंजाबी, उड़िया, बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जो इसी आर्य भाषा परिवार में आती हैं। थोड़ा सा नजर डालते हैं द्रविड़ भाषा परिवार के ऊपर, तो ये भाषा परिवार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार के में आता है। सबसे पहले नंबर पे आपका आर्य भाषा और दूसरे नंबर पे आपका द्रविड़ भाषा परिवार। अब द्रविड़ भाषा परिवार की बस एक छोटी सी विशेषता ये ध्यान रखिएगा कि इस परिवार में जो भाषा बोली जाती हैं, यानी कि इसके अंतर्गत जो भाषा आती हैं वो आपकी दक्षिण भारत में जो है अधिकतर बोली जाती हैं। जैसे कि आपका कर्नाटक में कन्नड़ हो गया, जो कि देखिए ऑप्शन में ही आपको यहाँ पर दे रखा था कन्नड़, तो ये कहाँ बोली जाती? कर्नाटक में। इसी प्रकार केरल में मलयालम बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। ये सभी इसी परिवार की जो है वो भाषाएं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। वीडियो यदि आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी साथ साथ करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। प्रश्न कह रहा है मोहन ने सोहन को किताब दी, इसमें कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको। मोहन ने सोहन को किताब दी, इसमें कारक जो है वो कौन सा होगा? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन आ, बा, सा, दा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सा संप्रदान कारक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब संप्रदान कारक को थोड़ा सा समझते हैं। तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं, या इसी को दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कर्ता जो होता है जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला जो रूप होता है उसे हम संप्रदान कारक जो है वो कहते हैं। और इसके लिए विभक्ति कौन सी यूज होती है? तो के लिए विभक्ति जो है वो यूज होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वाक्य में के लिए दिखे तभी आपका संप्रदान कारक होगा। बस यही यहाँ पर जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रश्न में मोहन ने लिखा है, सोहन को लिखा है, तो कर्ता ने कर्म को, इस टाइप से आप कर्ता कर्म सोच रहे होंगे। यहाँ संप्रदान कारक निकला तो आपको अर्थ देखना है क्या निकल रहा है। जैसे मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि गुरु जी को फल दो, तो को दे रहे हैं, यानी इस वाक्य में गुरु जी को संप्रदान कारक है। मैंने बताया जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा है उसे संप्रदान कारक करते हैं। और आपका जो प्रश्न में कह रहा है मोहन ने सोहन को किताब दी, तो मोहन जो है सोहन के लिए काम कर रहा है, तो इस आधार पर आपको अर्थ क्या निकल रहा है वो चीज यहाँ पर जो है वो समझनी होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा। शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुनिए। नलिनी, मलिन, नीलम, पवन, पंकज, पंच, कंगन, कपड़ा, क्षत्रिय, कागज, कोचीन, कुर्ता। बताना है आपको कि इनमें से सही शब्द क्रम जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको शब्दकोश में सही क्रम चुनना है। शब्दकोश जिनको नहीं मालूम मैं बता दूं, जैसे कि आप डिक्शनरी में देखते हैं एबीसीडी के क्रम में आपके सारे लेटर या कह सकते हैं जो शब्द होते हैं वो दिए रहते हैं। और इसी प्रकार हिंदी में भी जैसे आपका छोटा बड़ा होता है तो उनका एक क्रम होता है, उस क्रम से आपको छांटना है यहाँ पर कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। जैसे कि पहले वाले ऑप्शन में आपको काट के बताता हूँ, तो यहाँ पर आपको ना देखना है और यहाँ पर माँ देखना है। अब बताइए ना और माँ में पहले कौन सा आता है? तो ना जो है आपका आता है त, ध, ना, और उसके माँ की बात करें उसके बाद की तो वो पा, फा, ब, भ, म, वो बाद में आता है आपका। यानी कि आपका ना तो जो है वो पहले आता है, ये सही है। माँ उसके बाद में आता है, ये भी सही है। पर ना आपने अभी स्टार्टिंग में चेक किया कि आपका पहले आता है, तो यहाँ पर जो ना है इसको इससे पहले होना चाहिए। यानी इसका अगर सही क्रम देखें तो नलिनी के बाद नीलम आना चाहिए था, उसके बाद मलिन आना चाहिए था, क्योंकि ना जो है आपका माँ से पहले आता है। बस ये आपको यहाँ पर चेक करना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका सा वाला ऑप्शन कंगन, कपड़ा, छतरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सा वाला। एक कंफ्यूज आप ये भी हो सकते हैं कि जैसे कि दूसरे वाला ऑप्शन में पा यहाँ पर भी है पा यहाँ पर भी है,
तब क्या करेंगे, तो उसके बाद वाला शब्द देखते हैं। परंतु यहाँ पर चंद्रबिंदी आप देख रहे हैं, चंद्रबिंदी नहीं बिंदी लगी हुई है, उस आधार पर चेक कर सकते हैं। परंतु अगर बिंदी ना लगी होती, पास ही आपका कुछ होता, तो आप उसके बाद वाला जो है वो चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर का आया, यहाँ पर वा आया, तो का और वा में देखते कौन पहले आया। परंतु यहाँ पर बिंदी लगी हुई, तो आप जानते हैं जो बिंदी है लगी होती है अंगा आ, तो ये आपका इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा। अगला प्रश्न कह रहा है अल्प प्राण सघोष व्यंजन छाटिए। तो ऑप्शन ए बी सी डी आभा साधा करके आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि अल्प प्राण सघोष व्यंजन इनमें से कौन सा होगा। तो थोड़ा सा हम पहले अल्प प्राण को समझते हैं, सघोष को समझते हैं, फिर उत्तर को समझते हैं। अल्प प्राण की बात करें तो हर वर्ग जो है उसका पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। महाप्राण दूसरा और चौथा यानी कि जो बचे वो होते हैं। सघोष की बात करें यदि, दो होते हैं आपके सघोष और एक होता है अघोष। सघोष की यदि बात करें तो डेफिनेशन की बात करें तो ध्वनि के रूप में जिन व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारित करने में जो स्वर तंत्रियां होती है वो झंकृत होती हैं, उन्हें हम सघोष कहते हैं। आते इसमें कौन कौन से हैं, तो पहला दूसरा छोड़ के बाकी जो बचे यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों आपके सघोष में आते हैं। ये मैंने आपको केवल और केवल बताया कि कौन कौन सा जो है वो वर्ग आता है। अब इसको समझते हैं उत्तर से। उत्तर यहाँ पर कौन सा सही होगा, आपने सोच अवश्य लिया होगा, आपका ऑप्शन नंबर सा बा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बा जो आपका वर्ग में आता है उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि आपका पा आता है, उसके बाद फा आता है, उसके बाद बा आता है, उसके बाद भा आता है और लास्ट में मा आता है। तो ये पा फा बा भा मा ये आपका पूरा वर्ग लिख लिया आपने। अब इसमें मैंने क्या कहा, अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में आप देखेंगे पहला, तीसरा और पांचवा ये सभी आपके क्या हैं, अल्प प्राण हैं। अब सघोष में आप देखेंगे तो तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी आपके कौन से हैं, सघोष हैं। यानी कि आप ये वाले ऑप्शन में देखिए पाफा नहीं आ रहा है, ये आप ऐसे काट सकते हैं। बा वाले में देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, आपका अल्प प्राण भी है सघोष भी है, बस यही आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको जो है वो छांटनी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको अल्प प्राण और सघोष पता होगा तो आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां। तुमने अधूरी कहानी सुनाई में विशेषण आपको बताना है। संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए बात करते हैं अब अपने प्रश्न के उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला द परिमाणवाचक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है, ऐसे शब्द जो हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कहानी है उसकी मात्रा अधूरी के सेंस में बात की जा रही है, इसलिए आपका यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण के। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जाओ बाजार से 1 किलो आटा लेकर आओ, तो यहाँ पर जो 1 किलो शब्द है उसका जो यूज किया गया है वो आटे का परिमाण बता रहा है जो कि हमें बाजार से लाना है। तो उस आधार पर आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आठवां। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि मैं यह काम अपने आप कर सकता हूं में सर्वनाम आपको बताना है कौन सा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन आ, बा, सा या दा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता जो होता है वो स्वयं के लिए करता है वे आपके निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे कि आप हो गया, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जैसे कि आपका आप हो गया, या कह सकते हैं स्वयं हो गया, या कह सकते हैं खुद हो गया, या कह सकते हैं स्वतः हो गया। ये सभी आपको शब्द प्रयोग होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्रश्न में क्या लिखा है, मैं यहाँ काम अपने आप कर सकता हूँ, तो यहाँ पर आप से भी आप इसे पहचान सकते हैं। जैसे कि आप कहें मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, उसके अलावा ये आप कहाँ जा रहे हैं,
तो इसमें भी आप जो है वो वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो ये एक आदर सूचक मध्यम पुरुष माना जाएगा। तो उस आधार पे आप कह सकते हैं इसमें भी आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या उपवाक्य है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन आ, बा, सा या दा में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल, तो आपका कौन सा सही होगा, बात करेंगे उत्तर की। बा वाला ऑप्शन संयुक्त वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त वाक्य क्या होता है, इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य जो है वो योजक के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक क्या होते हैं, जैसे कि आपका और होता है, एवं होता है, तथा होता है, या होता है, अथवा होता है, इसीलिए होता है, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, ये सभी होते हैं। जैसे कि प्रश्न में देखिए परंतु लिखा भी हुआ है, इससे पहचान कर सकते हैं। तो ये सभी से जो जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य जो है उसको अंतर्गत रखते हैं, उसको जो है हम संयुक्त वाक्य जो है वो कहते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 10वां। अगला प्रश्न 10 कह रहा है आपको उचित मिलान करना है। एक तरफ जो है आपको समास दे रखे हैं, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययीभाव, और सामने आपको शब्द जो है वो दे रखे हैं। उसके आधार पर चार ऑप्शन नीचे आपको दे रखे हैं, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन या, बा, सादा, इस टाइप से जो है वो दे रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा जो है वो सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो जो विद्यालय है आपका, इसमें जो है वो तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि समास की यदि बात करें तो विश्वम्बर जो लिखा हुआ है इसमें आपका होता है। द्वंद्व समास की बात करें तो जो घी शक्कर लिखा हुआ है इसमें आपका जो है वो द्वंद्व समास होता है। और बचा आपका एक अव्ययीभाव, जिसमें जो है जो आपका जो है वो भरपेट में जो है वो होता है। यहाँ पर जो भरपेट आप देख पा रहे हैं और विद्यालय देख पा रहे हैं, ये दोनों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा आप। इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो जो पहला वाला है वो पहले से मैच किया, यानी कि बा वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो पहले का पहला, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड, इस टाइप से मैच किया, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि क्रूर शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन विशेषण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विशेषता प्रकट करने के लिए आप क्रूर शब्द जो है उसका यूज करते हैं, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि कुसुम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है। बस प्रश्न में जहां नहीं लिखा हो तुरंत ध्यान दीजिए। कमल, फूल, प्रसून या पुष्प, आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कुसुम का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है। तो कुसुम का पर्यायवाची शब्द फूल होता है और फूल जो है उसका पर्यायवाची कमल नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन पहला वाला कट जाएगा, यानी कि आपका पहला वाला यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल जो है उसके पर्यायवाची अलग होते हैं, जैसे कि आपका सरोज, जलज, पंकज या अम्बुज। अम्बुद और अम्बुज अलग अलग होता है। अम्बुज जा जो होता है ये आपका जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है। इनमें काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अम्बुज ये जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है और अम्बुदी करके जो होता है वो आपका अलग होता है। तो राजीव, पुंडरीक ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची होते हैं, परंतु यहाँ पर कुसुम का पूछा गया था, तो कुसुम के पर्यायवाची फूल होता है, प्रसून होता है, पुष्प होता है, ये सभी जो है वो होते हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है या आंशिक रूप से उचित है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्णतः आप कह सकते हैं उचित है, संदर्भ परक जो प्रश्न है उनके माध्यम से आंकना। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि राजन का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होगा। रानी होगा, राज्ञी होगा, रजनी होगा या राजिन होगा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको राजन का जो है वो स्त्रीलिंग जो है इनमें से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्ञी जो है वो राजन का स्त्रीलिंग जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15।
प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रत्यय के योग से बना शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। बुढ़ापा, पीछे, अगला या भूखा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि प्रत्यय के योग से बना शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो दूसरा वाला ऑप्शन पीछे जो है आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो बुढ़ापा लिखा हुआ ये आपका प्रत्यय में काफी जगह आपको देखने को मिलता भी है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका ये उदाहरण जो है वो होता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न 16। अगला प्रश्न 16 कह रहा है कि नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में कारक आपको बताना है। अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है या कारण कारक है। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। नौका झील में डूब गई, रेखांकित यहाँ पर पद की बात जो नहीं की गई है, तो रेखांकित जहां से मैंने प्रश्न लिखा है वहां पर से किसी भी प्रकार का कोई रेखांकित जो है वो वहां पर लाइन नहीं दे रखी थी, परंतु आपको यहाँ पर जो विभक्ति यूज हुई है उसके अकॉर्डिंग बताना है, ये मैंने आपको हिंट जो है वो दे दी। तो नौका झील में डूब गई, रेखांकित पद में आपको कारक जो है वो बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकरण जो है वो सही हो जाएगा। अधिकरण में विभक्ति कौन सी यूज होती है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के, और अधिकरण में और पर यूज होती है। कौन कौन सी, में और उसके साथ साथ पर, तो उस आधार पर आपका अधिकरण कारक जो है वो हो जाएगा। और जिस सेंस की मैंने बात की थी वो यदि रेखांकित पद ना दिया हो तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर टिक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं 17। यथाक्रम किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय का, बहुब्रीहि का, तत्पुरुष का या अव्ययी भाव समास का। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर एक यथाक्रम में वर्ड लिखा हुआ है यथा, और यथा आपका क्या होता है, ये आपका अव्यय होता है। अव्यय मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इससे पहला वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। और यदि बात करें कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो चौथा वाला अव्ययी भाव जो है वो सही हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में होता क्या है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या कह सकते हैं वो अव्यय होता है, वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ पर जो यथा है वो आपका क्या है, ये आपका एक अव्यय है, तो इसीलिए आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18। अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, आत्मवादी, आत्मश्लाघी, आत्मद्रष्टा या आत्मभू। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मश्लाघी जो है उसे कहते हैं। अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आत्मश्लाघी जो है वो होता है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो या इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं आपका 19। तो प्रश्न आपका है कि जो आभूषण है उसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है, अलंकार, विभूषण, भूषण या हार। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि आभूषण का पर्यायवाची शब्द जो है वो कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 नहीं आपको बताना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आप उत्तर की। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि 4 जो हार लिखा हुआ है ये आपका पर्यायवाची आभूषण का नहीं होता है। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही यहाँ पर शब्द दिए जाते हैं, आपने सुना तो बहुत बार होगा, हीरे जेवरात जो है आभूषण के ही संदर्भ में आप बोलते हैं हीरे जेवरात। तो आप ऑप्शन 4 को हो सकता हो ना यहाँ पर टिक करें, जबकि यहाँ पर यही सही होगा। तो ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आभूषण के पर्यायवाची होते कौन कौन से हैं, तो आपका अलंकार होता है, विभूषण होता है, भूषण होता है, जेवर भी इसी का जो है वो पर्यायवाची होता है, गहना भी इसी का पर्यायवाची होता है। तो ये सभी इसी के पर्यायवाची जो है वो होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
मैला आंचल किसका उपन्यास है? ऑप्शन 1 फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 नागार्जुन। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर 1 2 3 4 के तौर पर या कह सकते हैं नाम जो है इसमें से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। कंप्लीट प्लेलिस्ट साइंस की, सोशल साइंस की, कंप्यूटर की, ईवीएस की, अलग अलग सभी के हम चैप्टर वाइज प्रश्न करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। चैप्टर वाइज वीडियो की अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।